हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस देखा था और जिसमें हमने क्या कहा था कि एक इक्वेशन डिराइव होती है ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस, जो है PV इज इक्वल टू 1/3 mn u bar square, where n is the number of gas molecules, m is the mass of a molecule and u bar is root mean square velocity, right? तो ये जो वेलोसिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है हाफ mv²। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज सारे मॉलिक्यूल की एक जैसी वेलोसिटी नहीं है। तो उस वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने, राइट? तो हम देख रहे हैं अभी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो ये एक कर्व है, किसके बीच में कर्व है वो हम पहले समझ लेते हैं। इधर है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ऑन द वाई एक्सिस हमने प्लॉट किया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब आउट ऑफ टोटल मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, मॉलिक्यूलर स्पीड। तो एक्स एक्सिस में हमने प्लॉट किया है मॉलिक्यूलर स्पीड और वाई एक्सिस में हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है। तो हमारे पास एक कर्व आ रहा है और ये कर्व कैसा है, इस टाइप के कर्व को हम कहते हैं बेल शेप कर्व, राइट? और ये कर्व क्या कह रहा है, देखिए कि बहुत कम रेंज में, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, कम वेलोसिटी, और जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो भी कम है। इसका मतलब है किसी गिवन सैंपल में, किसी गिवन टेम्परेचर में बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी बहुत कम वेलोसिटी है, और किसी गिवन सैंपल में किसी गिवन टेम्परेचर पे बहुत कम मॉलिक्यूल ही ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। बहुत कम वेलोसिटी वाले भी कम ही हैं, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी वाले भी कम हैं। ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल हैं उनकी इंटरमीडिएट वेलोसिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। वेलोसिटी भी अलग अलग टाइप की हैं, वो हम समझने वाले हैं। फिलहाल कर्व ये कह रहा है कि बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी बहुत कम वेलोसिटी है और बहुत कम मॉलिक्यूल ही ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। ज़्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी कैसी है, इंटरमीडिएट, मतलब न तो बहुत ज़्यादा कम नहीं बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू है। इसका हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम कोई एग्ज़ाम लेते हैं, राइट? कोई एग्ज़ाम लेते हैं और एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा ही कर्व आता है। तो उस केस में हमने क्या करना है, इधर हम लिख देते हैं वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, हमने यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट कर दिया मार्क्स ऑब्टेन। तो ये आपको भी पता है, आप हमेशा से एग्जाम देते आ रहे हैं। कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बहुत कम नंबर आते हैं। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, राइट? तो कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 0 से 5 या 10 के बीच में नंबर आते हैं, और कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 95 या उससे ऊपर नंबर आते हैं। यही बात है। और ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि यहाँ देखिए ये ग्राफ यहाँ ऊपर जा रहा है, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर ऑन एन एवरेज होते हैं, 40-50 में सबसे ज़्यादा लोग मिलते हैं, राइट? तो बहुत कम भी ज़्यादा बच्चों के नहीं हैं मार्क्स, और बहुत ज़्यादा मार्क्स भी बहुत ज़्यादा बच्चों के नहीं हैं। एवरेज मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा बच्चों को मिले हैं, राइट? सो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर ये किसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन सैंपल एट अ गिवन टेम्परेचर, राइट? अब आप देखिए जो वेलोसिटी है वो भी 3 टाइप की हैं। एक में लिखा है UMP, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एक लिखा है UAV, मतलब एवरेज स्पीड। और ये लिखा है URMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये तीनों क्या है, इनको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। सो टाइप्स ऑफ स्पीड में 3 टाइप की स्पीड हैं दोस्तों। नंबर 1 इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इट इज़ द स्पीड पॉजेस्ड बाय
बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे ये वाला कर्व देखिए, नाम से पता चल रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब 100, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 में से बहुत ज़्यादा 60 या 70 मॉलिक्यूल इसी स्पीड से मूव कर रहे हैं। जैसे अगर हमने एग्ज़ाम लिया 100 बच्चों का एग्ज़ाम लिया 100 मार्क्स का, जो मैक्सिमम पेपर था 100 मार्क्स का था, तो उसमें ज़्यादा बच्चे 50 से 60 बच्चों के मार्क्स कैसे आते हैं, 40 से 50 के बीच में आते हैं। तो वो क्या है, मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स ऑब्टेन्ड, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, इट इज़ द स्पीड पॉजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट। इसके बाद है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, इट इज़ द एवरेज ऑफ डिफरेंट स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल ऑफ अ गैस। तो सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड का हमने एवरेज निकालना है। तो एवरेज की फॉर्मूला आपको पता भी है, लोअर क्लासेस में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। सो यू एवरेज इज इक्वल टू n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। तो यहाँ क्या है, n1 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड u1। वैसे ही क्या है, n2 मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उनकी स्पीड है u2। जैसे 5 मॉलिक्यूल हैं 100 में से जो किस स्पीड से चल रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहे हैं। तो n1 हो गया 5, u1 हो गया 20। ऐसे ही 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं 100 में से जो चल रहे हैं 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। तो यहाँ पर n2 हो गया 10 और u2 हो गया u2 हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तीसरा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। नाम से पता चल रहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट को पहले हटा दीजिए, मीन स्क्वायर स्पीड, और मीन का मतलब होता है एवरेज, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर, और स्पीड मतलब स्पीड का स्क्वायर करना है आपने और उनका मीन निकालना है, फिर उसका रूट लेना है। ये तो है, क्या करना है हमें, स्पीड आप राइट से लेफ्ट को चलिए तो स्पीड का हम स्क्वायर करेंगे, उसका मीन लेंगे, फिर उसका रूट लेंगे, राइट। सो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। तो आपको पता है मीन कैसे हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड का, n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ये तो किसका मीन है दोस्तों, ये मीन है मॉलिक्यूलर स्पीड का, बट यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्पीड का मीन नहीं, उसके स्क्वायर का। तो उसके स्क्वायर का मीन कैसा होगा, n1 u1 स्क्वायर प्लस n2 u2 स्क्वायर प्लस n3 u3 स्क्वायर सो ऑन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ये जो है अंदर टर्म, ये क्या है, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ये क्या है दोस्तों, ये है मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, और इसका क्या लेना है हमने, स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, राइट। तो ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसका डेरिवेशन नहीं है कैसे निकला, बट हमारे लिए इंफॉर्मेशन केवल है कि रूट मीन स्क्वायर जो मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड है या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2RT ओवर m, वेयर R इज द गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर ऑफ द सैंपल, m इज द मोलर मास, राइट। ऐसे U एवरेज क्या होता है, उसको अगर हम इस टर्म में लिखें तो 8RT ओवर पाई m, जहाँ सारे टर्म आपको पता है कौन क्या बता रहा है। और अगर आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड को सिंप्लीफाई करें तो वो इस फॉर्म में निकलता है 3RT ओवर m, राइट। सो दीज थ्रीज आर व्हाट द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। क्या बताया हमने, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज स्क्वायर रूट ऑफ 2RT ओवर m, एवरेज स्पीड इज स्क्वायर रूट ऑफ 8RT over pi m, where pi is 22/7, and root mean square speed is equal to square root of 3RT over m। अब अगर आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कंपेयर करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होगा दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू जब आप कंपेयर करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होगा, जो रूट मीन स्क्वायर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं
RT ओवर M तो सब में कॉमन है, यहाँ स्क्वायर रूट में 2 है, 3 है, यहाँ स्क्वायर रूट में 2 है और स्क्वायर रूट में 8 है, बट डिवाइडेड बाय पाई है तो ये छोटा हो जाता है, राइट, 3 से, बट 2 से बड़ा ही होगा। सो रूट मीन स्क्वायर स्पीड सबसे बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर होता है एवरेज स्पीड और फिर होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर आप इसका रेशियो देखेंगे तो रेशियो क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज टू एवरेज स्पीड इज टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इनका जो रेशियो है दैट इज 1:1.128, रेशियो 1.1224। तो सबसे बड़ा क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, देन एवरेज है, देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, राइट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की वो है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। तो अभी तक हमने क्या देखा है दोस्तों, हमने गैस लॉज पढ़े और हमने एक कंबाइंड गैस लॉ डिराइव किया जो था PV इज इक्वल टू nRT, राइट, पहले वाले सीरीज में हमने देखा है। तो ये क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। और जो भी गैसेज इस इक्वेशन को फॉलो करेंगी उनको हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस कहेंगे। और हमने ये भी कहा कि जो आइडियल गैस कोई होती नहीं है, नो गैस इज आइडियल, मतलब कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो इस इक्वेशन को सारे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में फॉलो करे। तो ऐसा क्यों होता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो जो गैसेज आइडियल गैस नहीं है वो एक्चुअल गैस है, तो उनको हम कहते हैं रियल गैसेज, राइट। सो बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज, और रियल गैसेज कैसे बिहेव करती हैं, दे डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। तो क्या है आइडियल गैस बिहेवियर और क्या है डेविएशन, वो हम अब देखने वाले हैं। देखिए, अ गैस विच ओबेज द जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। ये मैं आपको बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ एक्चुअली नो गैस इज आइडियल गैस, कोई भी गैस क्या नहीं है, आइडियल गैस नहीं है। एट द बेस्ट, मतलब जहाँ तक पॉसिबल है, गैसेस फॉलो आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत कम प्रेशर पे ही क्या करती हैं गैसेस, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। अब देखिए एक कर्व आपके सामने है, इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए ये कैसे डिराइव किया गया है, PV इज इक्वल टू nRT। तो n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते हैं तो n तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो PV ओवर RT क्या आ जाएगा, n, और n तो कांस्टेंट है क्योंकि हम गैस का अमाउंट तो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप प्रेशर को चेंज कीजिए, वॉल्यूम को चेंज कीजिए, टेम्परेचर को चेंज कीजिए, तीनों में से किसी को, तो ये PV ओवर RT हमेशा n ही होगा, मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और जो कभी भी चेंज नहीं होगा वो होता है कांस्टेंट, राइट, जो कभी भी चेंज नहीं होगा वो होता है कांस्टेंट। इसका मतलब है PV ओवर RT को अगर आप प्लॉट करेंगे अगेंस्ट P, मान लीजिए हम P ले लेते हैं यहाँ पर, अगर हम PV ओवर RT को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट P तो आपको क्या वो वेरी करेगा, क्योंकि वो तो n है, नंबर ऑफ मोल्स जो कि चेंज नहीं हो रहा है, तो वेरी नहीं करेगा। तो कैसा ग्राफ आएगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये जो इस कर्व में आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये है आइडियल गैस बिहेवियर, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, PV ओवर RT इज इक्वल टू n, मतलब PV ओवर RT क्या है, कांस्टेंट है। PV ओवर RT क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। तो ये आइडियल गैस बिहेवियर है। बट अगर आप रियल गैसेज में देखोगे तो नाइट्रोजन के केस में देखिए कैसा कर्व आ रहा है, ये वाला, राइट। मीथेन के केसेज में देखिए कैसा कर्व आ रहा है, हाइड्रोजन के केस में ऐसा कर्व आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ऐसा कर्व आ रहा है। इसका मतलब है कोई भी गैस जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर नहीं शो कर रही है, राइट, क्योंकि वो क्या कर रही है, आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट कर रही है। तो ऐसा क्यों है या कितना डेविएशन है वो हम समझने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा
क्या है बेसिक चीज़ कि आइडल, अगर सारी गैसेज आइडल होती तो सबको ऐसा कर्व शो करना चाहिए था जब हम PV ओवर RT को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट P, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है। गैसेज डेविएट कर रही हैं, राइट, गैसेज कोई दूसरा कर्व शो कर रही हैं। तो ऐसा क्यों है वो हम अभी समझने वाले हैं। तो कितना डेविएशन हुआ है उसको पहले देखते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडल बिहेवियर और प्रेशर का क्या इफेक्ट है वो हम देखते हैं। तो देखिए, जो PV ओवर RT है उसको हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। PV इज इक्वल टू Z इंटू nRT। पहले हम क्या लिखते थे, PV इज इक्वल टू nRT, बट रियल गैसेस के केसेस में हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू Z इंटू nRT। तो यहाँ से Z क्या आ जाएगा, PV ओवर nRT। अगर Z की वैल्यू 1 हो गई, मतलब ये ऊपर वाली ही इक्वेशन बन गई, कौन सी, PV इक्वल टू nRT, तो ये आइडल गैस हो गया। इसका मतलब है फॉर आइडल गैसेज Z इज इक्वल टू 1 अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो Z की वैल्यू हम 1 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT आ जाएगा, जहाँ Z को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और उसको कैसे डिफाइन किया गया है, PV ओवर nRT। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। फॉर आइडियल गैसेज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1, और रियल गैसेज के लिए क्या होगा, क्योंकि रियल गैसेज में PV इक्वल टू nRT नहीं होता है, इसका मतलब है Z यहाँ क्या नहीं होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। और Z 1 के इक्वल अगर नहीं हुआ तो PV विल नॉट बी इक्वल टू nRT। PV किसके इक्वल नहीं होगा, nRT के इक्वल नहीं होगा। सो फॉर रियल गैसेस PV इज नॉट इक्वल टू nRT। PV किसके इक्वल नहीं होगा, nRT के इक्वल नहीं होगा। तो अगर PV इक्वल टू nRT के इक्वल नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब है Z इज नॉट इक्वल टू 1। Z अगर 1 हो गया तो ये तो रियल गैस बन गया, सॉरी आइडल गैस बन गया। Z 1 के इक्वल नहीं है, अब 1 के इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन होंगी, या तो 1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा। तो पहली कंडीशन है इफ Z इज लेस देन 1। सो इस केस में हम इसको कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, और इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स दैट द गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडल बिहेवियर। आइडल गैस में की जितनी कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए उससे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी है कब, जब गैस नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, व्हेन Z इज लेस देन 1, उससे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी है, राइट। और अगर Z 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब होता है इट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव डेविएशन, और इसका मतलब है इट मीन्स दैट द गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडल बिहेवियर। आइडल गैस जितना कंप्रेस होती है उससे कम कंप्रेस होगा गैस जो रियल गैस है जब Z ग्रेटर देन 1 होगा, और उससे ज़्यादा कंप्रेस होगी जब Z 1 से छोटा होगा। थोड़ा और अगर हम इसको देख लें, जो गैसेज हैं वो आइडल बिहेवियर शो करती हैं एट द मोस्ट एट लो प्रेशर। देखिए PV इज इक्वल टू nRT को कांस्टेंट होना चाहिए था, PV ओवर nRT को कांस्टेंट होना चाहिए था। कांस्टेंट होने का मतलब है जो भी लाइन हमको डिफरेंट गैसेस के केस में मिली है वो इस डॉटेड लाइन के साथ होनी चाहिए थी, राइट, इस डॉटेड लाइन के साथ होनी चाहिए थी, बट ऐसा है नहीं जनरली। आप देखिए यहाँ गैसेस बहुत ऊपर निकल गई हैं और यहाँ गैसेस बहुत नीचे हैं। तो ये डॉटेड लाइन के क्लोजेस्ट कब हैं, जब प्रेशर बहुत कम है। अगर आप इस रीजन में फोकस करेंगे तो यहाँ देखिए प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर तो इधर को बढ़ रहा है, तो प्रेशर यहाँ बहुत कम है। तो इस कम वाले रेंज में क्या है दोस्तों, इस कम वाले रेंज में जो गैस का बिहेवियर है वो क्लोज है आइडियल गैस के बिहेवियर के। इसका मतलब है जो गैसेज हैं वो शो करती हैं क्या, आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर। जब आप प्रेशर को बढ़ा दोगे तो वो डेविएट करती हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो ये हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। उसमें हमने क्या देखा, लो प्रेशर पे ही गैसेस क्या करती हैं, आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे दे विल डेविएट मोर एंड मोर। इसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है।
टेम्परेचर का इफेक्ट है प्रेशर के उल्टा। इसका मतलब है द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम, उतना लेस क्या होगा दोस्तों, डेविएशन होगा। मतलब अगर हम कंक्लूड करें तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर पे ज़्यादा डेविएशन होगा, ज़्यादा डेविएशन होगा, राइट। जबकि हमने क्या देखा था, लो प्रेशर पे क्या होता है, कम डेविएशन होता है। तो जो गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं कब, जब क्या होता है, लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। ऐसा क्यों है ये भी हम देखने वाले हैं आगे, राइट। इसको अगर हम कर्व से देखें तो देखिए हमने क्या किया है, PV ओवर RT और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये है 200 केल्विन में, ये है 500 केल्विन में और ये है 1000 केल्विन में, और ये है आइडियल गैस का। तो देखिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है उतना ज़्यादा कर्व फ्लैट हो रहा है, क्योंकि कर्व को फ्लैट होना है टू बी आइडियल, राइट। इस लाइन को फ्लैट होना है, डॉटेड लाइन के पैरेलल जाना है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना कर्व क्लोजर हो रहा है किसके, डॉटेड लाइन के। इसका क्या मतलब है कि हायर टेम्परेचर पे गैसेस कैसा बिहेवियर शो करती हैं, आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। क्यों, ये भी हम देखने वाले हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, जेड को थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं। हमने कहा जेड इज इक्वल टू PV ओवर NRT। अगर रियल गैस है तो वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख देते हैं, V रियल, मतलब रियल गैस का वॉल्यूम। तो जेड क्या आ जाएगा, P इंटू वी रियल ओवर NRT। और अगर आइडियल गैस है तो हम क्या लिखते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V आइडियल, क्योंकि आइडियल गैस के लिए Z इक्वल टू तो 1 होता है, तो V क्या होगा, V आइडियल इज इक्वल टू NRT ओवर P आ जाएगा। सो अगर आप 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, 1 में क्या था Z और 2 में था V आइडियल। सो Z इंटू वी आइडियल इज इक्वल टू V रियल, क्योंकि NRT ओवर P कैंसिल हो जाएगा। सो Z इंटू वी आइडियल इज इक्वल टू V रियल, और Z यहाँ से आ जाएगा V रियल ओवर V आइडियल। तो Z को हम ऐसे भी कंप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रियल गैस का वॉल्यूम कितना है डिवाइडेड बाय आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना है, राइट। अब देखिए कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, क्यों गैसेस डेविएट करती हैं, तो उसके पीछे क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है, द फॉल्टी एजम्पशंस इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ी, उसके कई सारे एजम्पशंस पढ़े, और हमने ये भी कहा था सारे एजम्पशंस करेक्ट होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर सारे एजम्पशन करेक्ट होते तो सारी गैसेस कैसी हो जाती, आइडियल गैस हो जाती, बट ऐसा है नहीं। तो कुछ एजम्पशंस क्या हैं, गलत हैं। तो कौन सा एजम्पशन गलत है वो हम देखते हैं। नंबर 1, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज्यूम्स that the volume occupied by the molecules of a gas is negligible as compared to the total volume of the gas। मैं आपको पहले भी बताया, मान लीजिए किसी कंटेनर में क्या है, कोई गैस हमने स्टोर करके रखी है, तो गैस क्या करेगा, सारे कंटेनर में फैल जाएगी, ऐसा ही होता है। तो एक जो डॉट आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इस कंटेनर के अंदर, वो एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, और ओवरऑल वॉल्यूम कितना होगा, कंटेनर का वॉल्यूम। तो हमने क्या कहा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने ये एज्यूम किया दैट द वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब एक डॉट का जो वॉल्यूम है वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, और ऐसा होना भी चाहिए, बट कब, अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो दिस अजम्पशन इज वैलिड ओनली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। बट क्या होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मतलब कम टेम्परेचर होगा, हमने इससे पहले ये भी देखा है कि हाई टेम्परेचर में क्या होता है, आइडियल बिहेवियर शो करती हैं गैसेस, मतलब लो टेम्परेचर में नहीं करती हैं। तो वही दिक्कत यहाँ आ रही है कि लो टेम्परेचर में क्या होगा। सो हाउएवर एज द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इन दोनों के उल्टे में क्या होता है, आइडियल गैस बिहेवियर शो करती हैं गैसेस। सो एज द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड,
द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज। ऐसा होता है जब आप टेम्परेचर को कम कर दोगे और प्रेशर को बढ़ा दोगे। आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो और गैस को ठंडा कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम कम होना है। किसका? गैस का। मान लीजिए पहले कोई गैस इस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर रही थी, अब आप इसको कंप्रेस करने का मतलब है आपने किसी पिस्टन से आप इसको प्रेस कर रहे हैं, तो गैसेस तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी। गैसेस क्या करेंगी? कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। मान लीजिए अभी वॉल्यूम इतना हो गया है, तो टोटल गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। राइट, टोटल जो ओवरऑल वॉल्यूम है गैस का वो कम हो गया। सो द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेज वाइल द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन द सेम बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल। तो ओवरऑल वॉल्यूम तो गैस का कम हो रहा है। राइट, ओवरऑल वॉल्यूम तो गैस का क्या हो रहा है दोस्तों? कम हो रहा है। मान लीजिए पहले क्या था? पहले गैस का वॉल्यूम पूरे इस कंटेनर में था, और जब आपने इसको कंप्रेस किया तो वो आधे कंटेनर में ही आ गई या उससे भी कम। बट अभी भी जो एक मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम उतना ही था जितना पहले था। ये कब कंडीशन हो रही है? जब टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज़्यादा है। राइट, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? पहले हमने गलती कर दी थी। हमने क्या कहा कि जो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो निग्लेजिबल है एज कंपेयर टू द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो कि सही है केवल कब? अंडर द नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये बिल्कुल भी सही नहीं है जब क्या होता है? जब लो टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है। याद रखिए यही वो कंडीशन है जब क्या करती हैं गैसेस? डेविएट करती हैं अपने आइडियल बिहेवियर से। कब? जब प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर लो होता है। तो एक तो पॉइंट ये था गलत। दूसरा पॉइंट क्या गलत है? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। ये भी हमने देखा था काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज में कि जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो है नेग्लिजिबल। और अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होते तो गैसेज कभी भी लिक्विफाई नहीं होती। इफ दिस अजम्पशन इज करेक्ट द गैसेज विल नेवर लिक्विफाई। वो कभी लिक्विफाई होंगे ही नहीं। हाउएवर we know that gases get liquefied when cool and compressed। अगेन वही बात आ रही है। ये जो पॉइंट है ये भी तभी करेक्ट है जब हम क्या करते हैं? हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की। ये बातें तभी तक ही ठीक हैं। बट जब आपने गैस को कूल और कंप्रेस किया, कूल कंप्रेस का मतलब है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये वही कंडीशन है जब गैसेस क्या करती हैं? डेविएट करती हैं अपने आइडियल बिहेवियर से। सो इसका मतलब है गैसेस लिक्विफाई हो रही हैं, और लिक्विफाई हो रही हैं इसका मतलब क्या है? देयर आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, जो कि कहा गया था नेग्लिजिबल है हमेशा, जबकि ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये कब नेग्लेक्ट होते हैं? जब क्या है? हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है। इसके उल्टे जब क्या होगा? लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा, तो गैसेस के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं और इसी की वजह से वो क्या हो जाते हैं? कंप्रेस हो जाते हैं। सो हम कंक्लूड करते हैं दैट दिस अजम्पशन वैलिड ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। और ऐसा इसमें क्यों होता है? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में क्या है? मॉलिक्यूल्स लाई फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। जब हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, और गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं तो फोर्स भी काम नहीं करेगा, और ऐसे में ओवरऑल वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होगा, तो आप एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में दोनों ही एजम्पशंस ठीक हैं। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में दोनों ही एजम्पशंस ठीक हैं, बट गड़बड़ी कब होती है? जब होता है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। दैट्स वाई एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्सेज एग्जिस्ट। और साथ साथ में हम एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। राइट, तो ये दो जो गलत बातें हुई या जो फॉल्टी अजम्पशंस हुए काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज में, उसको हम करेक्ट करते हैं। सो व्हाट इज दिस? करेक्शन ऑफ डेविएशन। तो ये जो डेविएशन किए, इनके बाद जो इक्वेशन मिली उनको हम कहते हैं वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ रियल गैसेज। तो पहला है वॉल्यूम, जो हमने नेग्लेक्ट कर दिया था।
सो करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम क्या है, देखिए द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम। अब आप देखिए ये एक कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है, इसको हम लिख लेते हैं ए, इसको हम लिख लेते हैं बी। तो ए वाली कंडीशन में अब जब आप देखेंगे, सो काइनेटिक थ्योरी एज्यूम्स दैट ऑल ऑफ दिस स्पेस इज अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव अराउंड। ये जितना भी स्पेस इस पूरे कंटेनर के अंदर है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जितना भी स्पेस आपको खाली दिखाई दे रहा है और इवन वो स्पेस भी जो मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया है उसमें सारे मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। बट एक्चुअल ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल का कुछ अपना पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा। जैसे ये अगर आप सारे मॉलिक्यूल को कंप्रेस करके एक जगह में ले आएँ तो इतना वॉल्यूम तो वही ऑक्यूपाई करेंगे केवल मॉलिक्यूल। और गैस का वॉल्यूम क्या है, जितना मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया है और साथ में जो खाली जगह है वो सब गैस का वॉल्यूम होता है, राइट। तो एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है, बट इनफैक्ट ओनली दिस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज अवेलेबल, मतलब इसको आप छोड़ दीजिए, केवल इतना ही अवेलेबल है गैस को मूव करने के लिए, ये वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गैस उतना वॉल्यूम तो गैस के मॉलिक्यूल भी ले रहे हैं, राइट। सो बिकॉज द रेस्ट इज टेकन अप बाय द मॉलिक्यूल देमसेल्फ। इतना जो वॉल्यूम है एक कॉर्नर में जो हमने गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस किया है, इतना वॉल्यूम तो गैस के मॉलिक्यूल को चाहिए ही चाहिए। तो इसमें तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, केवल इसमें ही मूव कर पाएंगे जो उनके वॉल्यूम को छोड़ के बच गया है, राइट। इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स दैट द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव इन होल वॉल्यूम वी। जो वी हम गैस का वॉल्यूम कह रहे थे उसमें मॉलिक्यूल फ्री नहीं है मूव करने के लिए, बट द फ्री वॉल्यूम इज लेस देन द ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। जो फ्री वॉल्यूम है वो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम से कम है। इसका क्या मतलब है, द आइडियल वॉल्यूम इज लेस देन द ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम का मतलब है जितना वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, राइट। जो एक्चुअल में जो वॉल्यूम है, तो आइडियल वॉल्यूम क्या होगा, उससे कम ही होगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल इतने वॉल्यूम में नहीं मूव कर रहे हैं, राइट। तो हमें तो क्या चाहिए, वी रियल चाहिए या वी करेक्टेड चाहिए। तो जो वी करेक्टेड है वो हम कैसे निकालेंगे, वी करेक्टेड इज इक्वल टू वी माइनस बी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो बी एक करेक्शन फैक्टर हो गया। सो वी करेक्टेड इज इक्वल टू आएगा V माइनस एन बी फॉर n मोल्स ऑफ गैस। 1 के लिए B है और n के लिए V माइनस एन बी है। तो B को हम क्या कहते हैं, को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और ये बेसिकली क्या है, ये जो B है वो है 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये जो B की एक्चुअल वैल्यू होती है ये होती है 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो ये है V इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू फॉर 1 मॉलिक्यूल। और अगर आपने 1 मोल के लिए लिखना है तो इसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम जब रियल गैस के लिए इक्वेशन लिखेंगे, आइडियल गैस में तो हमने लिखा था पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो रियल गैस के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ वी नहीं होगा, वहाँ होगा वी माइनस एन बी, क्योंकि हमने उसको करेक्ट कर लिया है। अब इसको सारी गैसेस फॉलो करेंगी। पी बी इज इक्वल टू एन आर टी को तो कोई फॉलो कर ही नहीं रहा था, राइट। दूसरा है करेक्शन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो क्या कहा गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि वो करते हैं, हमने अभी देखा। तो उसके लिए कैसे करेक्शन हम करते हैं वो देखिए। अगर आप देखेंगे ये कोई कंटेनर है जिसमें गैस को स्टोर किया गया है। अब कोई सेंटर का मॉलिक्यूल अगर आप देखेंगे, जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, इसको सारे मॉलिक्यूल सारे डायरेक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल सारे डायरेक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें नेट फोर्स कैसा होगा दोस्तों, नेट फोर्स सारे डायरेक्शन से लग रहा है तो नेट फोर्स हो जाएगा 0, राइट, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो मॉलिक्यूल, देखिए गैसेस प्रेशर कैसे एग्जर्ट करती हैं, जब ये कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करती हैं। तो यहाँ भी मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक कर रहा है। अब इस कंटेनर में इस मॉलिक्यूल को अगर आप फोकस करेंगे, जो कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक कर रहा है, इसको अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ इसको अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कंटेनर की वॉल पे या वॉल के बाहर तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है।
केवल अंदर से ही इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ मॉलिक्यूल वॉल से स्ट्राइक करेंगे दे विल फील अ नेट इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ पुल, अंदर की तरफ वो फोर्स को फील करेंगे क्योंकि बाहर से उनको अट्रैक्ट करने वाला कोई भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है दैट ड्यू टू द नेट इनवर्ड पुल द मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स द वॉल with a lesser force than it would have done if there were no force of attraction। अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते ही नहीं, अगर अंदर से भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता, तो ये जो वॉल से जो स्ट्राइक कर रहे हैं मॉलिक्यूल वो और बड़े फोर्स से या और ज़्यादा फोर्स से स्ट्राइक करते। बट एक्चुअल में क्या है, वो कम फोर्स से स्ट्राइक कर रहे हैं क्योंकि अंदर वाले मॉलिक्यूल उनको अंदर खींच रहे हैं, राइट। इसका मतलब है therefore the ideal pressure is more than the observed pressure। हमें जो observed pressure है वो कम दिखाई दे रहा है, तो ideal pressure क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसको भी करेक्शन करते हैं। सो consequently some correction terms should be added to the observed pressure in order to calculate the ideal pressure। so V corrected क्या हो जाएगा, P for P dash, P plus P dash, जहाँ P dash क्या है, एक करेक्शन टर्म है और उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है A/V² फॉर 1 मोल और AN² ओवर V² फॉर n मोल। तो P की जगह अभी हमको क्या रखना पड़ेगा, P प्लस AN² ओवर V² अगर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास दोनों करेक्शन टर्म आ गए। V के लिए आया V माइनस NB और P के लिए आया दिस मच। सो substituting the corrected values of volume and pressure in ideal gas equation, ये क्या हो जाएगा, P की जगह हमने लिखा P प्लस AN² ओवर V² और V की जगह रखा V माइनस NB इक्वल टू NRT। ये है N मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए क्या होगा, N की जगह आप 1 रख देंगे। सो P प्लस A/V² इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल। सो इस इक्वेशन को हम कहते हैं, दिस इक्वेशन इज वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट, और इसको सारी गैसेस क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, जबकि आइडल वाली को कोई फॉलो कर ही नहीं रहा था, राइट। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या है, P प्लस AN² ओवर V², V माइनस NB इज इक्वल टू NRT, और पहले क्या थी, PV इज इक्वल टू NRT। अब देखिए, अगर आपको ये जो A और B हमने लिखे हैं इनको हम कहते हैं वॉन डर वॉल कांस्टेंट। अब इसका हम यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए P प्लस AN² ओवर V², यहाँ से हम किसकी निकालेंगे, A की यूनिट निकालेंगे, क्योंकि P प्रेशर है और प्रेशर में तो प्रेशर का ही टर्म ऐड होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो AN² ओवर V² है ये भी क्या है, पूरा का पूरा प्रेशर है। तो यहाँ प्रेशर मान लीजिए एटमॉस्फेयर में है, तो हम क्या लिख देंगे, एटमॉस्फेयर। तो A की यूनिट क्या आ जाएगी, एटमॉस्फेयर तो है ही प्रेशर का, इंटू वॉल्यूम स्क्वायर, वॉल्यूम मान लीजिए लीटर में है, डिवाइडेड बाय N², तो क्या हो जाएगा, N क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो पर मोल माइनस 2। ये किसका यूनिट है, A का। कई बार एग्जाम में आता है फाइंड आउट द यूनिट ऑफ A एंड B। तो हमने क्या लॉजिक लगाया कि प्रेशर में केवल प्रेशर टर्म ऐड होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या है, प्रेशर टर्म है। इसलिए जो A की यूनिट आई वो आई एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल माइनस 2। फिर देखिए V माइनस NV, तो यहाँ क्या होगा, जो NB है वो भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। NB इज इक्वल टू वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम में वॉल्यूम ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है। सो NB इज इक्वल टू वॉल्यूम है लीटर, तो B क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल। तो ये हमने देखा वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, राइट, जो कि एक्सप्लेन करता है डेविएशन को। और इसके साथ साथ हमने देखा what are the causes of deviation, what is compressibility factor, and what are van der Waals constants, and what are their units, right। so ये था पार्ट 3 ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस साल सेशन 2020-21 में इतना ही इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रह गई हैं जो हम अगली
वीडियो में देखेंगे। राइट, सो फिलहाल के लिए ही इतना ही। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।